जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आरआरबी एनटीपीसी का अब जो है आप लोगों का एग्जाम 22 मार्च को जिनका भी होने जा रहा है उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आपके 16 से लेके और 19 मार्च तक जो आप लोगों का पेपर चला है, ठीक है, और जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा गया है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है आप लोगों से पहले भी कहा था कि आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास आएगी, जिसमें आप लोग देखोगे कि मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, ये जहां से जिस टॉपिकों से प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी जो है कि एग्जाम में, तो मैं बिल्कुल उन टॉपिकों को मद्देनजर रखते हुए ये क्लास लाया हूँ 22 मार्च के लिए। और जो भी मेरे दोस्त 22 मार्च को एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस क्लास को अगर आप कर लेते हो तो बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप एग्जाम से पहले ये समझ लो कि पेपर देख रहे हो, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे कि जितने भी प्रश्न हैं उसको एक बार सनसनी नजरों से देख लो। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप बिल्कुल बेहतर स्कोर करके आओगे, इसकी 100% गारंटी है। तो चलिएगा, पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में नए आए हैं तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा एनटीपीसी का, ये तब तक क्लासेज बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? देखिएगा, मुगलों से जो है प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, तो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे इन प्रश्नों को एक बार देख लेना है, ठीक है। कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि ये किए थे आपके अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए आपको लगाना है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, ठीक है। अकबर जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न दूसरा कि जो है दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज सिजदा पैबोस प्रथा किसने प्रारंभ की थी? पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज सिरजदा पैबोस प्रथा किसने जो है प्रारंभ की थी? आपको याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के अग्यासुद्दीन बलबन ने जो है शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए इस क्लास में रखा हुआ, बिल्कुल जो पेपर आप लोगों का आ रहा है बिल्कुल वैसे मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है, ठीक है। तो क्लास बिल्कुल अंत तक देखना, आपको रीजनिंग भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए। जीके अभी चल रहा है, अभी आपको इसी में जो है आप लोगों को मिलेगा मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, हर एक प्रश्न कराऊंगा। भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर मालूम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है। हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिए कि आप खुद से बताएं। तो भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको याद रखना कि ये जो है सिद्ध और कान्हू ने किए थे। सिद्ध और कान्हू आपके ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का जो है बंटवारा का उल्लेख है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस श्रमिक के क्षेत्र ऐसी वस्तुएं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस श्रमिक के क्षेत्र ऐसी वस्तुओं को उत्पादित करते हैं जो तृतीय क्षेत्र में नहीं है। तृतीय क्षेत्र में नहीं है, तो तृतीय क्षेत्र में कौन नहीं है इसमें से आप लोगों को बताना है। तो आप देखो, चीनी मिल तृतीय क्षेत्र का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के राइट उत्तर है। बैंकिंग, संचार और परिवहन, ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। तो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताइएगा। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण किस में होते हैं? कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण किस में होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आप ऑप्शन को पढ़िए और हर एक प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करें। और एक बार बता दीजिए सभी लोग कि आपका एग्जाम कब है, ताकि आपके लिए हम बेहतर क्लासेज डेली प्रोवाइड करते रहें। सभी लोग बताएंगे कि आपका एग्जाम कब है, किस डेट को है। तो राइबोसोम जिन्होंने बताया है कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग स्टार कर लो, ठीक है। और बिल्कुल ये जो है प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किया था? तो आप लोगों को याद रखना है कुंवर सिंह। ये तो सभी लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आप लोग का अगला प्रश्न कि नमक सत्याग्रह का जो है संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? नमक सत्याग्रह का जो है संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो नमक सत्याग्रह आप लोग को याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में था, इसी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोगों का राइट उत्तर था। गलती नहीं करना है किसी भी एंगल से, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न कि जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है, ये आप लोगों से बताना है। और एक बात फिर बता दूं कि शाम में आप लोगों का 8 PM पे एक क्लास चल रहा है, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त NTPC के तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका भी पेपर है, वो जो है शाम में 8 PM पे हमसे जुड़ना ना भूलें। और आपको बिल्कुल गेस किया हुआ क्वेश्चन कराया जा रहा है, जिस तरीके के आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उस क्लास को डेली कीजिए, बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपको एग्जाम हॉल में। तो आयरलैंड आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। और 8 PM वाली क्लास करना है तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि उस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। औपनिवेशिक शासक की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासक की स्थापना
निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है औपनिवेशिक शासक की स्थापना जो है सबसे पहले बंगाल में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। तो जिन्होंने डी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। 12वें नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार के लिए न्यूनतम जो है आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लो। पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु, यदि आपको भारत की राष्ट्रपति पद पर जाना है या बनना है तो आपको कम से कम जो एज है ये आप लोगों का 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 35 वर्ष से कम के हैं तो आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत के राष्ट्रपति पद पर महाभियोग प्रतिक्रिया का जो है उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आपसे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति पद पर महाभियोग प्रतिक्रिया प्रक्रिया का जो है उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है कि जो है ये आप लोग का अनुच्छेद जो है 61 में है, आर्टिकल 61, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रोटीन की जो है संरचना की जो है व्याख्या किसने की? प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन की जो है संरचना की व्याख्या किसने की? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं फ्लेमिंग और कोरी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है पोलिंग और कोरी, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का भाग जो है 4A किस जो है किससे संबंधित है? पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से कि जो है भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के राइट उत्तर बता रहे हैं मौलिक कर्तव्य से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के जो है संगीत के लिए जाना जाता है? भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? तो जिन्होंने बताया है भारतनाट्यम ये जो है आप लोगों के कर्नाटकी के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। ये कहाँ पे भारतनाट्यम बनता है, किस राज्य में? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की जो है मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से पूछा गया है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज की जो है नटराज किस स्थान पे पाई गई थी? तो आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा 32 डिग्री 30 मिनट भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है बताना है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कितने राज्यों से पूछा गया, कितने राज्य से गुजरती है? तो आपको बताना है 5 राज्यों से गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी जो है जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो जिन्होंने बताया है 10 डिग्री जल संधि, 10 डिग्री जल संधि, ऑप्शन नंबर सी आपके 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 गणित का प्रश्न है कि 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये का साधारण ब्याज ज्ञात करो। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे तो आप लोगों से कहा जा रहा है 19 फरवरी, तो फरवरी कितने दिन का होगा इसमें, ये सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पता करना होगा। तो बात की जाए फरवरी का, तो देखिए यहाँ पे 2024 है तो ये लीप वर्ष होगा, यानी कि यहाँ पे 29 दिन का जो है ये फरवरी होगा। तो ये तो हो जाएगा 19 से 29, यानी 10 दिन बचा हुआ है फरवरी में। और मार्च में कितने दिन होंगे, मार्च में कितना हो जाएगा 31, मार्च कितने दिन का होता है 31। और अप्रैल कितने दिन का हो जाएगा, अप्रैल में तो 20 अप्रैल तक जाना है तो 20 दिन इसमें है। अब यहाँ पे जोड़ लो 1 और ये 6, 61 दिन। कितने दिनों का निकालना है हमें ब्याज, 61 दिन का ब्याज निकालना है। कितने, 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पे लिख लो ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मूलधन, मूलधन हमारे पास है 4,000 रुपया, मूलधन गुणे समय कितना दिया है, तो हमारे पास 61 दिन, 61 दिन है, गुणे दर, दर कितना है 6% और बट्टा में 100। अब सबसे पहले देखना यहाँ पे हमें मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 होता है, जबकि वहां पे जो है समय होता है हमें ईयरली, यहाँ पे दिया है दिन में। तो यहाँ पे देखिए 2024 ये कितने दिनों का होगा, तो देखिए ये लीप ईयर है तो ये हो जाएगा आपका 366 दिन का। कितने दिन का हो जाएगा, 366 दिन का। अब यहाँ से आप देख लो ये हो जाएगा आपका 6 मंथ में, ये 6 से 6 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 40 रुपया जो है यहाँ पे आप लोगों को ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न की यदि संख्या यहाँ पे जो है 93248x6 को 11 से विभाजित करें तो x का जो है मान क्या होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इस प्रश्न को सोल्व करना है तो 11 से विभाजितता का नियम जो होता है, 11 से विभाजित करना है, यानी 11 की विभाजितता का नियम अगर मालूम है तो आप आसानी से कर सकते हो, अन्यथा इसको आपको बनाने में समय लग सकता है। ठीक है, समय कैसे लग जाएगा कि आप x की जगह पे 5 रखोगे, फिर भाग दोगे 11 से, नहीं लगेगा तो फिर 8 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 7 रखोगे, इस तरीके से भी बनेगा पर टाइम लगेगा। अब आपको जल्दी बनाना है तो आपको जो है 11 की विभाजितता का नियम क्या कहता है अगर मालूम है तो आप आसानी से कर सकते हो। 11 की विभाजितता का नियम कहता है कि अल्टर अंक, जैसे 9 है तो 9 के बाद अगला अंक छोड़ देना है, 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद से 6, इनका योग। तो 9 2 11, 11 8 19, 19 6 25 होता है जी, 25। उसके बाद से एक जो बचे हुए अंक है उसको जोड़िए, 4 और 3 और x, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 प्लस x। अब इसका नियम ये कहता है कि जो यहाँ पे 25 है इधर भी 25 हो जाएगा, तो 25 में से 25 घटेगा 0, या तो 0 इसका अंतर आना चाहिए, या तो 11 या तो 22, इस तरीके से 11 का जो है मतलब गुणा जाना चाहिए। तो हमें जो है यहाँ पे 11 लाना है या तो 0 लाना है, तो 0 तो आ नहीं सकता है क्योंकि 7 और कितना चाहिए हमें 18, तो 18 तो इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे 11 बनाने की कोशिश करेंगे इनके बीच का अंतर, तो यहाँ पे रख देते हैं 7। अगर x का वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 7 14, 25 में से 14 अगर माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, तो आपका राइट उत्तर बन जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपको जो है आसानी से जो है विभाजितता का नियम मालूम है तो कर सकते हो। अगला प्रश्न है
कि इलाहाबाद स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किस जो है किस एक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, इलाहाबाद स्तंभ लेख निम्न में से किस एक से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है। यहाँ पे ये जो है आप लोगों के समुद्रगुप्त से जो है संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है किताब उल हिंद पुस्तक के जो है लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है किताब उल हिंद पुस्तक के जो है लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है अलबदुरीन, बिल्कुल राइट उत्तर है अलबदुरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है दीवाने ए विभाग की स्थापना किसने की थी। फिर से कह रहा हूं कि जिनका भी पेपर अभी बाकी है, ठीक है, तो मेरे दोस्त क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि एनटीपीसी के लिए मैंने स्पेशल ही क्लास आप लोगों को सुबह और शाम जो है बना दिया है। सुबह और शाम 8 बजे जो है ये क्लासेज रहेंगे आप लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त करेगा 100% तो उसका एक सीट पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ, वही लेवल करा रहा हूँ जहां से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। तो बिल्कुल आप डेली क्लास को किया करिए। फिरोज शाह तुगलक आपके राइट उत्तर हो जाएगा। दीवाने ए विभाग की स्थापना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा। श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 6 से हो गया 16, 16 से हो गया 29, 29 से 62, 62 से 121, 121 से अगला पद हमें देखने में मिला। तो ये बार बार जो है क्या हो रहा है कि जो है बढ़ रहा है श्रृंखला। 6 से हमें 16 पे जाना है, तो 6 गुणे 2, 6 दूना का 12 और 4 16, यानी कि यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर 16 में 2 से गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 32 में से इस बार 3 माइनस करोगे तो 29 आ जाएगा, इस बार माइनस हुआ है। फिर 29 दूना 64, 64 में से आप क्या करोगे 29, 29 है ना, 29 दूना 58, 58 और 4 इस बार प्लस करोगे तो 58 4 62, ठीक है जी। फिर 62 लोगे, इसमें 2 से गुणा करोगे और 3 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 121। फिर इसके आगे आपको करना है, तो आप क्या करोगे, पहले देखो 4 जोड़ा गया, फिर 3 घटाया गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 3 घटाया गया, तो इस बार 4 आपको जोड़ना पड़ेगा। 4 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 121 गुणे 2 और प्लस का 4, देख लो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2, इसमें 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है 246। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के विभाग को क्या कहा जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय के विभाग को क्या कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे कुमाऊं हिमालय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोग को याद रखना है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं। अनाई मुड़ी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस अधिनियम को मार्टोयू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्टेयू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमित ने
समान राशि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की, दोनों राशियों के समय अवधि 2 वर्ष थी और 10% की जो है 10% यहाँ पे ब्याज थी। अंत में दोनों ब्याजों में 45 का अंतर था। तो आप लोग को बताना है कि वह जो है निवेश की गई राशि कितनी थी, वहां पे उसने कितना निवेश किया। तो देखिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर, यहाँ पे दोनों का अंतर दिया है 45। हमने बताया था अंतर का फॉर्मूला क्या बताया था, डी बराबर पी गुणे आर बटा 100। 2 वर्षों का ये है फॉर्मूला, आर बटा 100। यहाँ पे यही बताया था, आप यहाँ पे लगा लो अंतर कितना का है, 45 का है और हमें पी नहीं पता है, मूलधन कितना है हमें पता नहीं है, आर का वैल्यू 10% है, 10/100 गुणे 10/100। यहाँ से कर लो आप, यहाँ पे 100 से ये 100 कट जाएगा, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, 45 पे डबल जीरो लग जाएगा, इधर पी यानी कि मूलधन हो जाएगा 4500, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। मुझे लगता है गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं जो है आप लोग का अनुच्छेद 315 बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है, जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है और लौटते समय धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल जो है क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे नाव के धारा में जब चलेगा तो 36 किलोमीटर जो है इसने कितने समय में तय किया है, 3, यानी कि नाव के दिशा में कितना किलोमीटर पर चल रहा है, 12 किलोमीटर पर घंटा। और उसके विपरीत में यानी कि W+V ये कितना में चल रहा है विपरीत में, तो 5 घंटा, वही दूरी मतलब 36 किलोमीटर ही 5 घंटे में यहाँ पे उसको लग रहा है। तो 7×5 = 35 और यहाँ पे 5×2 = 10, 7.5। इसने कहा स्थिर जल में, तो स्थिर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों ही को जोड़ दो। तो 12×7 कितना होता है, 12×7 = 19.5, इन दोनों को जोड़ दो, स्थिर में निकालना है और बाटा कर दो 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9×2 = 18 और 18, 9×2 = 18 यानी कि 9.6, एक ही ऑप्शन में है 9 से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आप लोगों का कि जो है रोंगली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो किस महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है जून महीने में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, कौन से अक्षर समूह को हैच और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो है युग्म को आपको संबंधित हो जाए। यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहा है कि मतलब दोनों तरफ जो है वैल्यू छोड़ा गया है और आपको यहाँ पे बताना है कि जो है कौन सा आपका वैल्यू सही होने वाला है। तो अब जो है देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे यहाँ पे सी रखोगे, पहले सी और फिर से जो है आप लोग को यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ओ, ये पहला वाला ऑप्शन। तो सी के बाद डी, पी के बाद ओ होता है, पी के बाद यहाँ पे क्यू होना चाहिए, पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला चेक कर लो, यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे एन। बी से 2 ठो जोड़ा है, पी से 2 ठो जोड़ा है, भाई साहब यहाँ पे 2 माइनस किया गया है, यहाँ पे 2 प्लस किया गया है, ये भी गलत। तीसरा वाले पे आ जाओ, एफ लिखा है और यहाँ पे लिखा है एन, एफ और एन। तो एफ से एन यानी कि यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, बात ये बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा जी, यानी कि आप देख लो अंतिम वाला भी तो गलत हो जाएगा। बी यहाँ पे रखोगे, बी तो 2 ठो जोड़ रहा है, यहाँ पे एन रख रहा है 2 घटा रहा है, मतलब हमारा तो सीधा सीधी लॉजिक ऑप्शन नंबर सी मिल गया। आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आसान था, बहुत इजी था, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सर्वाधिक जो है जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सर्वाधिक जो है जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो जनसंख्या है आप लोगों का प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर तैयार की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है पीसी महानलोबिस पे तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या था? भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था 2012 से 2017। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी, कब? ये आप लोग को बताना है। तो ये कब किए थे? तो आप लोग याद रखोगे कि 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका जो है नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? तो किसका जो है नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? तो बारदोली आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है प्रवर्तन किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है प्रवर्तन किसने किया? तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा लिटन, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।